हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के पेपर के 91 से लेकर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। वो 111 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले, फॉर द इमेज टू बी रियल फ्रॉम द रिफ्लेक्शन एट ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडियम। इमेज को रियल बनाने के लिए फ्रॉम द रिफ्लेक्शन एट ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस, जो सेपरेट करता है ग्लास और एयर के मीडियम को, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन के टाइम द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, शुड बी मोर देन के टाइम द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ के इज, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 111 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फॉर रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। μ1 की वैल्यू कितनी, 1.5, जो कि है 3/2। ग्लास वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ये वाला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का है, जहाँ पर ग्लास है, ग्लास जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। μ2 क्या है, 1। एयर है वेयर लाइट रिफ्रैक्ट, जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट करती है। फॉर अ कनकेव स्फेरिकल सरफेस, आर की जो वैल्यू है माइनस के आर होती है। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, यू जो है वो माइनस के यू पुट करेंगे। 1 μ2 की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 बाई वी माइनस ऑफ μ1 बाई यू की वैल्यू माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस μ1 डिवाइड बाई माइनस आर। 1 बाई वी प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस u1 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस के 1 बाई आर। ये आगे पीछे माइनस को सोल्व कर लिया, इसमें से निकाल दिया, नीचे भी माइनस था तो μ1 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आर। आगे है 1 बाई वी इज इक्वल टू μ1 माइनस के 1 बाई आर माइनस ऑफ μ1 बाई म्यू। कंडीशन है फॉर अ रियल इमेज, फॉर द रिफ्रैक्टेड लाइट रे to form a real image in the second medium, the image distance must be positive। for the refracted light ray, और क्या बनाना है, रियल इमेज बनाना है सेकंड मीडियम में, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगी, मस्ट बी पॉजिटिव, v ग्रेटर देन 0। 1 बाई वी जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। म्यू माइनस के 1 बाई आर माइनस ऑफ μ1 बाई म्यू ग्रेटर देन 0। μ1 माइनस के 1 बाई आर यहाँ उधर चला गया, ग्रेटर देन μ1 बाई म्यू, और जो म्यू है वो क्या है, ग्रेटर है μ1 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस के 1 इंटू आर। μ1 की वैल्यू 1.5। म्यू इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पुट करेंगे 1.5 बाई 1.5 माइनस के 1 इंटू आर। सोल्व करके यू जो है वो ग्रेटर देन आ गया 3r से। जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन 3 टाइम द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, 3 टाइम ज़्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, यानी कि u जो है ग्रेटर देन k डॉट r है, और k की वैल्यू क्या है, 3 है। k की हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है k की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं अपना 112 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रखी है। तो जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा,
वो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडरी रेजिस्टेंस आर वेरी हाई, कि उसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो है यही हमारी क्या है, गलत है। जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो प्राइमरी सेकेंडरी का वेरी हाई बोला है ना, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होता है। वाइंडिंग हैव नो रेजिस्टेंस मीनिंग जीरो कॉपर लॉस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई होता है। जो कोर है, द कोर हैज़ इनफाइनाइट परमेबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। म्यू की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। द कोर कैन एस्टेब्लिश फ्लक्स इजीली विद जीरो और नेग्लिजिबल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और द लीकेज इंडक्टेंस आर जीरो, और जीरो लीकेज फ्लक्स है। ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग मीनिंग जीरो लीकेज इंडक्टेंस। और नेग्लिजिबल मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स इन द कोर, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एज इट मूव इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अर्थ की कितनी होगी जब वो मूव करता है ऑर्बिट में अराउंड द सन, तो देखो कितनी होगी, 113 का कुछ AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है, 2π/t। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर यानी 2π/t का स्क्वायर इंटू आर, 4π² इंटू आर। तो इसका आ जाएगा 4π² t r डिवाइड बाई t²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, जो कि क्या है हमारे पास, इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ ए सेल, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं R सेल का, द EMF इज फर्स्ट बैलेंस बाय अ लेंथ 90 सेंटीमीटर ऑन द वायर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट। जब क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, EMF जो है वो बैलेंस करनी है बाय लेंथ 90 सेंटीमीटर ऑन द वायर, और कांस्टेंट करंट है। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज़ कनेक्टेड टू द सेल, अगर हम 5 ओम रेजिस्टेंस सेल से कनेक्ट करते हैं, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज़ नाउ बैलेंस बाय अ लेंथ 45 सेंटीमीटर। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, वो बैलेंस कर जाता है कितनी लेंथ से, 45 सेंटीमीटर से। और क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ R इज इन ओहम, R की वैल्यू हमें निकालनी है ओहम्स में। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ ए सेल मेजर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1/L2 - 1। L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ फॉर द EMF ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट। L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। L1 है जब क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, EMF सेल की ओपन सर्किट से कनेक्टेड थी। L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R क्या है, एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस। इनिशियल बैलेंस लेंथ कितनी है, 90 सेंटीमीटर, और न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, वो है 45 सेंटीमीटर। देख लो इसमें न्यू बैलेंसिंग लेंथ और इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 90, ये 45,
और जो रेजिस्टेंस है शंट का वो कितना है 5 ओम का है। तो R इज इक्वल टू 5 इंटू L1/L2 माइनस के 1। R की वैल्यू 5 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 5 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.001001 आर। कैसे निकालेंगे? रूल क्या है? फॉर लीडिंग जीरो, जो लीडिंग वाली जीरो है, जीरो अपीयर बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे आगे जो जीरो हैं उनका कोई रोल नहीं है, वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। द लीडिंग जीरो जस्ट एक्ट एज प्लेस होल्डर। रूल फॉर ट्रैप्ड जीरो, ये जो जीरो ट्रैप है इसके अंदर 1001, वो क्या है? जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। द 2 जीरो बिटवीन द 1001 आर सिग्निफिकेंट। तो एक 1, एक 0, एक 0 और एक 1, ये कितनी? ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। 3 पार्टिकल, एक P1, एक P2, एक P3 आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल P1, P2, P3 ऑफ साइड L एट टाइम t इक्वल टू 0। 3 पार्टिकल हैं और क्या है? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पर रखे हैं और लेंथ कितनी है? L है एट टाइम t 0 पर। ईच ऑफ द पार्टिकल मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड v। हर एक पार्टिकल क्या है? कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता है। P1 always has its velocity along P1, P2, P2 along P2, P3 and P3 along P3, P1. The time at which the particle meet each other is। जो टाइम कितना लगेगा कि वो जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से मीट कर जाए, तो कितना टाइम लगेगा? तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 116। सिमिट्री ऑफ मोशन देखते हैं। ड्यू टू सिमिट्री द 3 पार्टिकल ऑलवेज मेंटेन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्फिग्रेशन। सिमिट्री से वो तीनों क्या हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्फिग्रेशन में है। दैट श्रिंक यूनिफॉर्मली अंटिल दे मीट एट द सेंट्रोइड। और वो क्या करेंगे? सेंट्रोइड पर मीट करेंगे जब वो श्रिंक करेंगे। पहले हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखें। कंसीडर द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट पार्टिकल लाइक P1 एंड P2 डिक्रीज। रेट निकालेंगे। पार्टिकल P1 मूव डायरेक्टली टुवर्ड P2 विद स्पीड v। पार्टिकल P2 मूव अलोंग P2 P3 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री रिलेटिव टू द लाइन P1 P2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से समझ में आ रहा होगा हमें कि क्या है। इन्होंने बोला था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है P1 P2 P1, ये है P2, ये है P3 कि जो P1 है वो मूव करता है टुवर्ड P2 कितनी स्पीड से? v से। जो P2 है वो मूव करता है अलोंग P3 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री रिलेटिव टू द लाइन P1 P2 के रिस्पेक्ट में। द कंपोनेंट ऑफ P2 वेलोसिटी अलोंग द लाइन P1 P2 डायरेक्टेड अवे फ्रॉम P1 वो क्या है? इज, वो कितना है? इसको अलग कर लो, ये यहाँ से, वो कितना है? v cos 60 डिग्री, तो यानी कि v/2। तो रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू v माइनस ऑफ माइनस के v cos 60 डिग्री, तो v प्लस v/2, 3v/2। टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय v अप्रोच, डिस्टेंस है L, v अप्रोच है 3v/2, तो क्या आ जाएगा? 2L/3v। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्वेश्चन क्या है? चूज़ द इनकरेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू इलास्टिक कांस्टेंट। हमें इलास्टिक कांस्टेंट का
इनकरेक्ट रिलेशन चेक करना है कि वो कौन सा है इनकरेक्ट वाला रिलेशन। तो देखो आप, हमें पता है सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रिलेशन, चलो सेकंड को देखते हैं। ये जो सेकंड रिलेशन, ये रिलेशन होता है ना, ये होता है यंग मॉडुलस का y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इन्होंने ईटा पूछा है तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। थर्ड ऑप्शन देखो वो क्या है, एक और फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ क्या है, ये होता है एक रिलेशन y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, यानी कि k की वैल्यू क्या होगी, y डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 सिग्मा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो कैसे गलत हो गया। ये देखो, इस ये और ये दोनों क्या है, y की वैल्यू है। अगर इनको कंपेयर करें 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, तो 2 ईटा इंटू में 2 ईटा सिग्मा 3k इंटू माइनस के 3k सिग्मा, 2 ईटा सिग्मा प्लस में 6k ईटा 3k माइनस ऑफ 2 ईटा, सिग्मा सिग्मा कॉमन ले लिया, 2 ईटा प्लस 6k 3k माइनस 2 ईटा, क्या आना था, सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा बाई 2 ईटा प्लस 6k, ये आना था। लेकिन यहाँ क्या है, 3k प्लस 2 ईटा है और यहाँ क्या है 2 ईटा माइनस 6k आना है, तो यही है। और कौन सा ऑप्शन बच गया था हमारे पास, एक और है यंग मॉडुलस का और थर्ड ऑप्शन भी, वो भी कैसे आया देखो, y क्या है 9 ईटा k 3k प्लस ईटा, इन दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे, ये y तो है ही है, y इज इक्वल टू 9 ईटा k 3k प्लस ईटा, इन दोनों में रिलेशन से आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या पूछा है कि जो वेलोसिटी है वो इनमें से क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होगी, नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, या फिर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, या फिर इज़ परपेंडिकुलर फॉर 2 इंस्टेंट। तो देखते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज कांस्टेंट एंड ऑलवेज पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ नीचे आती रहेगी। वेलोसिटी वेक्टर हैज़ ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx एंड ए चेंजिंग वर्टिकल कंपोनेंट vy। हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा वेलोसिटी का, चेंज क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट vy। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या है, 0। एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट द वेलोसिटी इज एंटायरली हॉरिजॉन्टल, उस टाइम हॉरिजॉन्टल है, तो वाइल द एक्सेलरेशन जो है उस टाइम वो क्या है, वर्टिकल है। तो देख लो आप कैसे हैं कि देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर ग्रेविटी वर्टिकल है और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीट एट 90 डिग्री, द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन वेक्टर एट दिस सिंगल इंस्टेंट ओनली। सिर्फ ऐसा इसी पॉइंट पर है, तो एक पॉइंट है जहाँ पर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन फार्मूला। इनमें से किसकी डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है, चेक करते हैं। रेनॉल्ड नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। रेनॉल्ड नंबर की डायमेंशन तो कुछ होती नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रेशियो होता है दो फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का, तो वो भी क्या है m0 l0 t0, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेनॉल्ड नंबर की सेम है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेटेंट हीट क्या है, एनर्जी बाय मास, सोल्व किया तो l² t-2। पोटेंशियल क्या है, वर्क बाय मास, तो उसकी भी l² t-2। थर्ड क्या है, थर्ड है टेंशन एंड फोर्स। टेंशन को देखो, टेंशन का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
तो एम एल टी टेंशन भी क्या है एक तरीके से, सॉरी एक टेंशन भी क्या फोर्स है, तो एम एल टी माइनस टू और फोर्स क्या है एम एल टी माइनस टू। फोर्थ ऑप्शन है प्लैंक कांस्टेंट एंड टॉर्क। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी की डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की टाइम का इन्वर्स एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम देखेंगे टॉर्क को तो अलग आया, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो प्लैंक कांस्टेंट और टॉर्क जो है वो क्या है सेम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर है 120 नंबर क्वेश्चन। देखो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो देखो फर्स्ट क्या है इफ़ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस गैस विल डू नेगेटिव वर्क। रॉन्ग है बिल्कुल। तो क्या होता है जब हम हीट अप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज। आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगी, डेल्टा यू क्या होगा जीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू क्या है डेल्टा ऑफ यू प्लस डेल्टा ऑफ डब्ल्यू, सप्लाई हीट क्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। मीन्स द गैस जो है वो क्या करेगी पॉजिटिव वर्क करेगी ना कि नेगेटिव वर्क। अगर ये पॉजिटिव है ये जीरो है तो गैस क्या करेगी पॉजिटिव करेगी। सेकंड है ऑप्शन सेकंड क्या है कार्नोट इंजन इज आ इरिवर्सिबल इंजन। कार्नोट इंजन एक इरिवर्सिबल इंजन है, बिल्कुल गलत है। कार्नोट इंजन इज आ थ्योरेटिकली परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन है। थर्ड है हमारे पास फोर्थ इफ़ हीट इज एडिड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। अगर हीट ऐड करोगे सिस्टम में तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये भी गलत है। हीट एडिड ड्यूरिंग अ फेज चेंज लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस और एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन चेंज द स्टेट और डज वर्क विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ऐसी स्टेट में वो क्या करता है बिना इंक्रीज किए टेम्परेचर को आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वो क्या करता है इंक्रीज चेंज कर देता है स्टेट को, लेकिन टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है फॉर ए सॉलिड विद अ स्मॉल एक्सपेंशन कोफिशिएंट Cp इज स्लाइटली ग्रेटर देन Cv। कि सॉलिड के केस में जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है Cp जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर होता है Cv से। देखो तो ये बिल्कुल सही है। Cp माइनस Cv की वैल्यू होती है Tv अल्फ़ा स्क्वायर बाई की। सिंस सॉलिड हैव अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है तो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा टिनी स्मॉल होगा, मेकिंग Cp ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन Cv। तो Cp थोड़ा सा ज़्यादा होगा Cv से। तो ये हमने आज 111 से 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।